आजकल दुनिया भर में हिजाब पर बड़ी बहस चल रही है। जैसे कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर डिबेट चल रहे हैं, उसी तरह से हिजाब पर भी काफ़ी बहस चलनी शुरू हो गई है। इसके मुख्य कारण ये रहे हैं कि ईरान में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके कारण कि ईरान की महिलाएं हिजाब या नकाब या बुर्का बोलते जिसका, इसके खिलाफ हो गई और उन्होंने बुर्के उतार करके धार्मिक संबंधी नेताओं और पुलिस के सामने बुर्कों की या हिजाब की होली जलानी शुरू कर दी। अब क्या होता है कि यह कैसे शुरू हुआ। एक लड़की अमीनी जो कि धार्मिक संबंधी पुलिस की कस्टडी में मर गई हो, या उसको अधिक पिटाई करके या उस पर टॉर्चरिंग करके उसकी जो मृत्यु हो गई, और उसके बाद झूठ जिस प्रकार से पुलिस ईरान की या पाकिस्तान की बात बना करके रख देती है और कारण और हार्ट अटैक इत्यादि का बता करके अपनी जान बचा देती है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उसी तरह से दिखाई जाती है। यह सब हुआ, लेकिन यह बात दबी नहीं, सबको पता चल गई ये लड़की स्वस्थ थी और कैसे इसकी मृत्यु हो गई। इसके पक्ष में, लड़की के पक्ष में, हिजाब के विरोध में ईरान की महिलाएं और उसके समर्थन में कई पुरुष वर्ग भी सड़कों पर आ गए। सरकार को, ईरान सरकार को बल का प्रयोग करना पड़ा। 16 वर्ष की ईरानी बच्ची जो कि तेहरान में पढ़ती थी, सकरामी, निका सकरामी उसका नाम था, उसको जो है वो मार दिया गया। उसी तरह से 20 वर्ष की एक नेतृत्व कर रही थी जो हिजाब के विरोध में, हदीसा नजाफी, उसका भी जो है 6 गोली मार करके उसको ईरान की पुलिस ने, उसको या उनके सुरक्षा बलों ने मार दिया। अब ईरान में कानून 1979 में कट्टरता के या जो प्रॉपर एक मुस्लिम समाज के लिए ड्रेस कोड बनाए गए थे महिलाओं के लिए स्पेशली, तो उसको फॉलो करना था और वह चीज़ फॉलो होते आ रही थी। लेकिन एक छोटी सी चिंगारी महिलाओं के अंदर थी कि हमें गुलाम बना दिया है, जबकि हमारी आबादी 50% आधी महिलाएं तो आधी पुरुष है, और महिलाओं से किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की पत्नी रिश्ते तो होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज का जो विघटन इसी प्रकार से होता है, जब सोच और समाज में संघर्ष बढ़ जाते हैं तो तब इस प्रकार की विघटनात्मक समाज में कार्रवाइयाँ, हरकतें शुरू हो जाती है। ईरान इसी से चल रहा था। लेकिन भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पर क्या होता है कि भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में भी यह घटना आज से 8 महीने पहले हुई थी। मुस्कान नाम की एक बच्ची जो कि स्कूल जा रही थी, कॉलेज, और घर से जो उसको डायरेक्शन मिली है या जानबूझ के उसको ऐसे इस तरह से मोटिवेट किया गया है कि हिजाब पहन करके, जो बुर्का पहन करके वो स्कूल के अंदर जा रही थी, जबकि स्कूल या कॉलेज के अंदर एक कपड़ा पहनने के नियम होते हैं, यूनिफॉर्म कोड होते हैं। तो अपनी मर्जी से आप किसी संस्थान, इंस्टीट्यूट के अंदर भारत के प्रजातंत्र में नहीं पहन सकते, बशर्ते कि बाहर आप अपने घर में या कहीं बाजार में आप पहन लो, कोई आप पर प्रश्न नहीं करेगा। पर संस्थानों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, नौकरियों में यह सब नहीं होता है, और इसके लिए ड्रेस कोड बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आज यह विषय भारत के न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अभी इस पर निर्णय देगा। अभी तक इस पर साफ निर्णय नहीं आया है। न्यायाधीश भी अलग अलग राय रखते हैं
और न्यायाधीश भी समाज में चल रही है बातों पर या सामाजिक स्थिति पर, सोच पर इस निर्णय को देते हैं। वास्तविकता यह है कि आज इसकी ज़रूरत है या नहीं है, इस पर बहस के लिए उन लोगों को आगे आना पड़ेगा जो प्रगतिशीलवादी हैं और मॉडरेट लोग हैं। किसी भी समाज को आगे ले जाने के लिए वहाँ की महिलाओं का हर तरह से भागीदारी होना, उन पर किसी भी प्रकार के कानून का इम्पोज नहीं लगाना, यह सब निर्भर करता है। लेकिन इस विषय पर अभी भारत को बहुत कुछ सोचना है, बशर्ते कि 1979 के बाद ईरान में यह हरकतें हुई। 1979 से पहले ईरान में बिल्कुल जैसे भारत में कपड़े पहनते हैं या यूरोप में कपड़े पहनते हैं, कपड़ों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं था महिलाओं के लिए। इसके बाद जो नियम आए शरिया कानून के हिसाब से, उनके लिए महिलाओं के लिए अलग नियम बने, तो उनके अंदर एक प्रकार की जो है अंदर ही अंदर ज्वाला थी, और ये ज्वाला एक विस्फोट बन करके सामने दिखाई दे रही है। ईरान की सड़कों पर, हर शहर में महिलाएं सड़कों पर हैं और हिजाब की या बुर्के की होलियां जलाई जा रही है। इसका प्रभाव सुदूर यूरोप पर भी पड़ा। वहाँ पर एक यूरोपीय यूनियन की सांसद है जिन्होंने कि सरेआम अपने जो है बाल काट करके जनता को दिखाए कि मैं इसका विरोध करती हूँ। अब लोगों ने यह सब देखा तो इटली में भी जो लोग थे या जो स्वीडन के लोग थे, उन्होंने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। यूरोपीय जो सांसद है अबीरो अल सैलानी, उन्होंने इस बात को और बढ़ाया। तो यूरोप में तो मुस्लिम समुदाय उतना ज़्यादा नहीं है, जो है तो उनको तो संदेश दिया कि आप कट्टरता की ओर यूरोप में न बढ़े। लेकिन जो मुस्लिम देश हैं वो ईरान को देख रहे हैं कि अब ईरान ऐसे विद्रोह को कैसे दबाता है, ताकि हम भी आने वाले समय में अपने देश में हिजाब जैसे जो आंदोलन होंगे तो उनको कैसे हम लोग काबू करेंगे। अब भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। सुदूर दक्षिण कर्नाटक में मुस्कान नाम की लड़की ने जिस तरह से जो है आवाज़ उठाई, और जिस तरह से उसने मतलब या तो उसको मोटिवेट किया गया पीछे से, यह सब उस पर राजनीति वो शुरू हो गई। यहाँ तक कि मुस्कान को 5 लाख का इनाम भी दिया मुस्लिम किसी ऑर्गेनाइजेशन ने। यही नहीं, उसको विदेशों में, मुस्लिम देशों में नौकरी के लिए भी ऑफर मिलने शुरू हो गए। तो कहने का मतलब है कि कट्टरता को बढ़ाने का यह एक समाज ने, एक विशेष वर्ग इसका दायित्व लेता है और समाज में कट्टरता फैलाता है। छोटे बच्चे होते हैं, हम जैसे बच्चों को सिखाते हैं बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। और इसको सिखाने वाले कौन हैं? जो पीछे से फीड कर रहे हैं उनके पेरेंट्स हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो इस चीज़ को बताते हैं। पर लेकिन उन्होंने इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दिया। जो मुस्लिम देश हैं वो लिबरल हो रहे हैं, वो तंग आ गए हैं इस हिजाब से। सऊदी अरेबिया ने अपनी महिलाओं को गाड़ी चलाने की छूट, नौकरी करने की छूट, यहाँ तक कि कई जगह पर हिजाब की छूट भी दे रखी है। यही नहीं, अभी आज का यह सऊदी अरब का जो एक कानून बना दिया उसने कि जो भी हज पर जाती हैं महिलाएं महरम की, अनिवार्यता जो महरम होता है हज पर जाने वाले के लिए, महरम का मतलब एक गार्जियनशिप होती है कि कोई महिला अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ कोई ना कोई जाएगा, तो उसको महरम बोलते हैं। तो महरम पर जाने के लिए, हज पर जाने के लिए महरम की अनिवार्यता उसने ख़त्म कर दी सऊदी अरब ने, कि भाई कोई ज़रूरी नहीं तुम अकेली महिला हज पर जा सकती हो। अब इस तरह से पाकिस्तान जैसे जाहिल मुल्क हैं वहाँ पर तो बवंडर हो गई, क्योंकि वहाँ पर जब रंगारंग कार्यक्रम सऊदी ने करवाया था, यूएई ने करवाया था, या दुबई में होता है, तो पाकिस्तान के जाहिल कट्टरपंथी इस पर भड़क जाते हैं
उसमें भारत के कुछ कट्टरपंथी वो भी उनका साथ देना शुरू कर देते हैं। बांग्लादेश तो है ही पहले से जाहिलों के चंगुल में। तो सब मिला करके एक आबादी है। महिलाओं को आप नकार नहीं सकते हो। जब तुम आधे हो पुरुष तो आधी महिलाएं भी हैं, तो उनके अधिकार को आप छीन नहीं सकते हो, वो भी इस युग में जबकि डिजिटल युग है। आज दुनिया में क्या कुछ हो रहा है यह इन्फॉर्मेशन हर किसी को शेयर हो जाती है। कौन क्या कर रहा है, क्या प्रोग्रेस है, कहाँ की महिलाएं किस तरह से जीवन जी रही है, क्या मानसिकता। अब आप लगा लिए पाकिस्तान जैसे देश की मानसिकता क्या होती है कि वहाँ पर जो है दुनिया का सबसे खतरनाक देश जो कि पाकिस्तान को माना गया है, वहाँ पर बलात्कार के सबसे ज़्यादा दुनिया में नंबर 1 पे चल रहा है। उसके बाद अफगानिस्तान का नंबर है। तो महिलाओं को किस तरह का प्रकार से प्रताड़ित पाकिस्तान में किया जाता है वो तो दुनिया भी मानती है। उसके बावजूद भी यहाँ के जो कट्टरपंथी, भारत के कट्टरपंथी हैं, वह पाकिस्तानी मौलवियों की बात को अधिक मानते हैं। वो इंडोनेशिया के जो मौलवी हैं उनकी बात उतनी नहीं मानेंगे, जबकि इंडोनेशिया कई मामलों में एक मुस्लिम देश है और एक मॉडरेट मुस्लिम देश है जो कि अपनी पहचान को भी बना के रखा है, तो इस्लाम को भी फॉलो करता है। यह सब चीज़ें हैं अनिवार्यता की। जहाँ पर बात होती है, क्या होता था कि ये जो बुर्का या हिजाब या नकाब या घूंघट जो भी इसके कारण थे प्राचीन समय में ठंड से, धूल से बचने के लिए, या जो कबीलाई जो आक्रमण होते थे अपनी महिलाओं को बचाने के लिए, यह सब इस प्रकार के काम होते थे। अगर कोई शासक होता था उसकी नज़र भी जो है अपने जो जनता की किसी भी वर्ग पर के लड़की पर पड़ती थी, तो वो शासक के सामने, अगला तो जनता है, तो वो उस प्रकार से जो है उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। इस प्रकार से घूंघट और पर्दे का जो है प्रयोग उस समय होता था। लेकिन अब समय बदली हो गया, कानून बदली हो गए। सब पाकिस्तान की तरह जाहिल देश रहे नहीं है जहाँ पर कि जो है महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है। 90% महिलाओं पर बलात्कार पाकिस्तान में होता है, यह पाकिस्तानी भी मानते हैं। और पाकिस्तान के जो है जो एक आंकड़े हैं वहाँ के इकट्ठे किए हुए हैं, उनमें भी यह दर्ज है। तो दुनिया के देश भी इस चीज़ को मानते हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान बोलता मैं जाहिल नहीं हूँ। यह समय बताएगा पाकिस्तान जाहिल है या नहीं है। यह तो सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान की बात नहीं है, बात है सोच की, हिजाब की। अब लगा लो ईरान जो है इतना समृद्ध देश है, यहाँ इतनी अच्छी सोच है, पर लेकिन कट्टरपंथ के कारण वहाँ पर आज विद्रोह हो गया है और सरकार हिली हुई है अब ईरान की, सिर्फ ये हिजाब का मसला लेकर के। क्या अब सोचने वाली बात है, ईरान भविष्य में इसी प्रकार से अगर ये बवाल बढ़ता रहेगा, जिस प्रकार की ईरान के हर शहर में महिला सड़कों पर हैं, तो क्या इसमें सुधार करेगा या नहीं करेगा, या ईरान में सरकार ही बदली हो जाएगी। क्या यह स्थिति भारत में आ सकती है। जैसे कि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, तो किसी भी संस्थान में जाने के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए सब अपने अपने तरीके से कपड़ा पहनेंगे। बुर्का पहनने के, हिजाब पहनने के कई लाभ हैं तो अधिक नुकसान है। लाभ यही है आपको ठंड से बच सकता है, धूल से बच सकता है। या जो जहाँ पर कबीलाई इलाका है, जहाँ पर जो है आज भी जिहादी रहते हैं, या जो पढ़े लिखे समाज नहीं है, जाहिल समाज है, जाहिल बोलते हैं उनको, तो वहाँ पर ये स्थिति होती तो शायद वो कितने देश है गिने चुने गलती से अफ्रीका में एक आध देश होंगे, या पाकिस्तान जैसा या अफगानिस्तान जैसा देश होगा। जैसे मैंने बताया आपको, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बलात्कार हुए हैं, उसके बाद तालिबान का नंबर है। तो महिलाएं वहाँ सुरक्षित नहीं है, कुछ ही देश हैं। इसको देख करके अब समझना पड़ेगा भारत को भी, प्रजातंत्र में क्या यह चलेगा, जहाँ अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश के लोग हैं और यहाँ के अलग अलग देश को लोग भी यहाँ पढ़ने आते हैं। तो ड्रेस कोड अगर एक नहीं होगा संस्थानों में, तो वहाँ पर अनुशासन की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। यही नहीं है, इसकी हानियाँ और भी हैं।
सुरक्षा संबंधी हानि भी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर जहाँ पर कि आतंकवाद चलता रहता है कई बार, अब तो कम हो गया है। 2014 से पहले बहुत आतंकवाद होता था और हाल में भी कई ऑपरेशन हुए हैं। बीच बीच में कभी कभी ऑपरेशन हो जाते हैं वहाँ पे, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। तो उस समय क्या होता है कि हिजाब पहना हुआ आदमी भी हो सकता है और इसके अंदर ये अपने हिजाब के अंदर या बुरके के अंदर वो हथियार गोला बारूद ले जा सकता है। आईएस ने जब ये सीरिया में हरकतें शुरू की थी और जब इनके लोग पकड़े गए थे तो ये हिजाब में पकड़े गए और जब देखे तो हिजाब के अंदर पुरुष थे। तो आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, आतंकवाद को प्रश्रय देने के लिए हिजाब हमेशा मदद करता है। तो इसलिए हिजाब समाज के लिए, देश के लिए खतरा भी है। यह उन तमाम न्यायालयों को भी सोचना पड़ता है कि इससे जो है हिजाब को पहनेंगे तो हम कोई, इस पर तो प्रतिबंधित कानून है, अगला पहनेगा, मिलिटेंट भी पहन सकता है, क्या पता कि उसमें लेडी है या जेंट्स है। तो उस समय जो हमारी सुरक्षा बलों को वो नुकसान पहुंचा सकता है। यह समस्याएं हुई है कई बार, जैसे कि आईएसआईएस का जो प्रोग्राम था और मैंने भी कश्मीर में देखा कि वहाँ पर भी ये सब चलता था। 2-3 वाक़ये तो मेरे सामने हुए थे कि ग्रेनेड लेकर के और आदमी बुरके के अंदर, महिलाएं भी, महिला आतंकवादी भी हथियार लेकर के और जो विस्फोटक लेकर के बुरके के अंदर ले जा रहे थे। उसको चेक नहीं कर सकता है क्योंकि वहाँ लेडी पुलिस उस समय नहीं थी इतनी ज़्यादा और महिलाएं सेना में नहीं थी, पुरुष थे। तो वो वहाँ पर जो है अगर किसी को चेक भी करने के लिए कोई सैनिक या जो सुरक्षा बल का कर्मचारी कोशिश करता है तो उस पर कई आरोप लगने के चांस होते हैं, कानून उस पर लग सकता है। ये सारी चीज़ें हानि वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो है एक धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर जो समाज की जो एक अंदर उत्कंठा है रहती है महिलाओं की कि हमारे को बंद किया हुआ है, हमें गुलाम बनाया हुआ है, उसके अंदर भी सामाजिक विघटन का यह कारण बनता है, जैसे कि ईरान में सब चल रहा है। सुरक्षा के अलावा जो परीक्षा में अगर कोई बैठती है, कोई महिलाएं बुर्का पहन करके, तो बुर्के अंदर के नकल करने के लिए वो कागज़ भी ले जा सकती है अपने अंदर। उसके आप, अगर पुरुष जो एग्जामिनर है, महिला नहीं है, तो उसको चेक नहीं कर सकता है, वो अपने बुर्के का सहारा लेकर के नकल कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप कुछ अपना टेलीफोन वगैरह या मोबाइल लगा करके कान में या स्पीकर लगा करके इस तरह से मैनेज कर सकती है कि उसको आप चेक नहीं कर सकते हो, अपने गलत तरीके से परीक्षा को क्वालिफाई कर सकती है। इन चीज़ों से ये बहुत बड़ी बड़ी हानियाँ हैं हिजाब पहनने से। और हिजाब के बारे में बहुत कुछ चल रहा है, इस पर समय समय पर जिस प्रकार से नए नए, जैसे कि अभी सऊदी अरब ने मेहरम की अनिवार्यता ख़त्म कर दी है, या उसने जो है लिबरल बन रहा है, पर लेकिन पाकिस्तान इसमें कट्टर बन रहा है। पाकिस्तान में महिलाओं का बहुत बुरा हाल है। अब ह्यूमन राइट्स की पाकिस्तान बात करता है तो उसके अंदर ही ह्यूमन राइट्स का बुरा हाल है। इनसे बढ़िया ह्यूमन राइट्स का आंकड़ा तो अफ़गानिस्तान में तालिबान का है। तो ये सारी चीज़ें जो है यह बताती हैं कि आने वाले समय में हम अपनी पीढ़ी को, आधी जनता को या आधी पॉपुलेशन को किस प्रकार से आगे ले जाते हैं। जिस प्रकार से समाज आगे बढ़ रहा है, क्या यह हिजाब से समाज आगे बढ़ सकता है? यह बहुत बड़े सवाल हैं। यह सवाल उन इस्लामिक जो स्कॉलर्स को भी सोचना पड़ेगा, इस्लाम के बुद्धिजीवियों को भी सोचना पड़ेगा कि इससे हमारी जो बेटियां हैं, बच्चियां, हमारा समाज है, कहाँ जा रहा है, उनको हम किस प्रकार से गुलाम बना रहे हैं, या इसको क्यों पहनने की अनिवार्यता है। इस पर बहस होने से, इसमें वही लोग बहस करें जो कि इस हिजाब के बारे में अपना जो समाज को ले जाना चाहते हैं और दूसरों को भी हिजाब के बारे में ज्ञान देते रहते हैं, उनको इस विषय में अधिक सोचना पड़ेगा। आपको हिजाब के बारे में मैं अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।